देखो, हम लोगों ने अभी तक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन पढ़ लिया है। यानी थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो पार्ट था कि उपभोक्ता के व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है, उसके विभिन्न सिद्धांत हमने देखे। मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण देखा, हिक्स का क्रमवाचक दृष्टिकोण देखा, और इसके बाद फिर हमने सिमुलेशन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत देखा। इसके अलावा हमने मांग का नियम और मांग की लोच भी पढ़ लिया, और हमने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या दोनों विधियों से की, गणनावाचक दृष्टिकोण से भी और क्रमवाचक दृष्टिकोण से भी। अब हम लोगों को थियरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ना। थियरी ऑफ प्रोडक्शन हम शुरू करें उसके पहले ज़रूरी है कि उत्पादन के संबंध में सामान्य बातें, जैसे उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन क्या हैं, साधनों का सापेक्षिक महत्व क्या है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आदि आदि के बारे में जानकारी जरूरी है। जहाँ तक उत्पादन की जब हम बात करते हैं, इसके पहले हमने देखा कि उपभोग की परिभाषा में हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया में उसकी उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। अर्थात दूध का उपभोग करना, यानी दूध से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करें, ऐसी स्थिति में हम उसे उपभोग कहेंगे। दूध को गिरा देना उपभोग नहीं होगा, क्योंकि उपयोगिता तो नष्ट हो गई, लेकिन उससे किसी की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हुई। तो आवश्यकता संतुष्ट होने की प्रक्रिया में जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। ठीक उसी तरह से जब किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन किया जाता है तो उसे उत्पादन कहा जाता है। एक जगह उपयोगिता नष्ट होती है, एक जगह उपयोगिता का सृजन होता है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने निर्माण को ही उत्पादन माना था कि जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वही उत्पादन है। वास्तव में केवल निर्माण उत्पादन नहीं है, बल्कि उत्पादन में उपयोगिता का सृजन भी है और उसके मूल्य में वृद्धि भी है। अब बल्कि आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उत्पादन का संबंध उपयोगिता में वृद्धि से है और उसके मूल्य में भी वृद्धि से है। केवल उपयोगिता ही बढ़ती है और अगर मूल्य नहीं बढ़ता है तब भी कोई उत्पादन नहीं माना जाता है। अर्थात अब हम उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दोनों में वृद्धि को उत्पादन के रूप में देखते हैं। तो इसका मतलब यह उत्पादन जिसको, और यह वास्तव में उत्पादन और उपभोग अगर आप देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं एट ए टाइम, तो उसी समय यानी उपयोगिता का सृजन कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम यू आर डिस्ट्रॉइंग द यूटिलिटी ऑफ द ए पर्टिकुलर आइटम। जैसे जब आप गन्ने से गुड़ बना रहे हैं तो गुड़ बनाते समय तो उपयोगिता बढ़ रही है, नो डाउट, उपयोगिता बढ़ गई, गुड़ बन गया, लेकिन एट द सेम टाइम गन्ने की उपयोगिता तो खत्म हो गई ना। जैसे गन्ना तो समाप्त हो गया, तो गन्ने की उपयोगिता खत्म हुई, एक तरफ आपने वहाँ उपयोगिता का नाश किया और एट द सेम टाइम यू क्रिएटेड द यूटिलिटी। तो गुड़ के रूप में एक तरफ उपयोगिता का सृजन होता है, लेकिन गन्ने की समाप्ति के रूप में उसी समय उपयोगिता का विनाश भी होता है। यानी उपभोग और उत्पादन दोनों एक साथ चल रहे हैं। गन्ने का उपभोग करके ही तो गुड़ बनता है। तो इसका मतलब कि आप एक तरफ कंजम्पशन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर प्रोड्यूसिंग द आइटम। तो उपभोग और उत्पादन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वास्तव में। किसी भी समय एक वस्तु को आप नष्ट कर रहे होते हैं और उससे दूसरी उपयोगिता उत्पन्न कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो वह तो उत्पादन हुआ क्योंकि आपने सृजन किया, लेकिन उसी समय रॉ मटेरियल ख़त्म भी तो हो गया, उसका आपने कंजम्पशन किया। तो कहने का मतलब यह है कि उपभोग और उत्पादन ये दोनों एक ही पहलू
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा आप अलग से या स्वतंत्र रूप से इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि उत्पादन केवल वस्तुओं के निर्माण को नहीं कहते, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में वृद्धि को मिला करके हम उत्पादन कहते हैं। कहीं भी अगर आपने सिर्फ उपयोगिता बढ़ा दी है और उसका मूल्य भी बढ़ गया है तो वह उत्पादन कहा जाएगा। अब ये उत्पादन कुछ साधनों की सहायता से होता है। तो मुख्य रूप से कितने साधन हैं? आप भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है और संगठन है, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सारे साधन ये उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं। कोई कम इम्पॉर्टेंट, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के बगैर आप उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम भूमि को लेते हैं सबसे पहले, तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है, लेकिन निष्क्रिय साधन है। ये भूमि ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, पड़ी रहे, इस पर आप कुछ मत करिए, कुछ पैदा होगा? इसका मतलब भूमि अपने से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो किसी भी पूंजी को आप अपने घर में रख दीजिए, तब पूंजी भी क्या करेगी? अपने से उत्पादन नहीं करेगी। तो ये भूमि या पूंजी ये उत्पादन के इनएक्टिव फैक्टर है। इनको एक्टिवेट कौन करता है? लेबर। जब श्रम इसमें लगेगा तब ये सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन श्रम, भूमि और पूंजी, इन सब को भी तो कोई सक्रिय करने वाला होना चाहिए भाई। तो उनको वह व्यक्ति सक्रिय करता है जिसे आप कहते हैं कि उस संगठन में जो व्यक्ति उद्यमी होता है। कौन करता है? साहसी करता है। इसलिए साहसी एक अलग उत्पादन का साधन ही है। सब कुछ हो, आप ही हैं, आपके पास पैसा भी हो, आप काम करने के लिए तैयार भी हों, लेकिन इसके बाद अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आप इस बात से डरते हैं अगर हम नहीं सफल हुए तब क्या होगा। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक लोग जो डर की वजह से काम को शुरू ही नहीं करते, फेल हो गए तब क्या होगा? IAS का इम्तहान देना है, नहीं भाई मैं नहीं बन सकता। उन्होंने धनुष बाण पहले ही रख दिया, शुरू ही नहीं किया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? जो उत्साह में शुरू तो कर देता है, नहीं नहीं IAS बनेंगे, इसे कोई दो राय नहीं। और जैसे ही 6 महीने बीतता है, अरे इसमें तो बहुत मेहनत करनी है भाई, मेरे बस का नहीं है, और वो क्या करता है? छोड़ देता है। तीसरा वो व्यक्ति होता है, वो जब शुरू कर देता है तो जब तक खत्म नहीं कर लेता है तब तक सांस नहीं लेते। तो आपको कैसा होना चाहिए? तीसरे तरीके का, कि शुरू करिए और तब तक शुरू रखिए जब तक कि आप उसे प्राप्त ना कर लें। और सफलता की एक ही थियरी है, वो क्या है? शुरू कर दीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि सफल ना हो जाइए। बीच में कोई दूसरी गणित काम नहीं करती है। तो साहसी वो व्यक्ति है जो रिस्क लेता है। इसका मतलब कि रिस्क लेना बहुत बड़ा काम हो गया। आपके पास सब कुछ है, बट यू आर नॉट ए वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। आप बहुत अच्छे उद्यमी नहीं हैं, तो आप बहुत बड़े उद्योगपति भी नहीं बन पाएंगे। जो रिस्क लेगा वही लाभ कमाएगा। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द बेनिफिट, बहुत सीधी सी बात है। जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ। जैसे कबीरदास ने लिखा कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पई, और मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो समुद्र में से मोती कौन पाता है? जो समुद्र की गहराई में डूबने के डर पर विचार किए बगैर गोता लगाता है। और हम आप समुद्र के बाहर बैठे रहें और भगवान से किनारे बैठ के प्रार्थना करते रहे, एक मोती मेरे हाथ में गिर पड़ती, तो इसका मतलब नहीं गिरेगी। तो जो समुद्र की गहराई में जाने का रिस्क लेगा, कितना बड़ा रिस्क है? व्हेल मछली क्या पता निगल जाए, मतलब मरने का भी रिस्क है। तो या तो आप इतना बड़ा रिस्क लीजिए, और अगर नहीं मरे तब क्या पा जाएंगे? मोती पा जाएंगे। और अगर फंस गए तब गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि आपको जितना बड़ा जोखिम आप उठाएंगे
उतना ही अधिक आपको लाभ भी मिलेगा। नो रिस्क नो गेन, एक बड़ा पॉपुलर है कि कोई जोखिम नहीं है तो कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अनिश्चितता की दशाओं में उद्यमी चूंकि परफॉर्म करता है, आपने कोई सारे संसाधनों को आपने लगाया, उत्पादन किया, लेकिन कल बाजार अचानक कोरोना हो गया ना। अब इतना बड़ा अनसर्टेनिटी किसको पता थी साल भर पहले? तो कितने सारे उद्यमी धराशायी हो गए, कितने सारे नए नए व्यवसाय जो शुरू ही हुए थे। हमारे बहुत सारे परिचित जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, खोलते ही कोरोना आ गया। तो वो तो नहीं जानते थे ना कि भाई कोरोना आ जाएगा। तो इस तरह की अनिश्चितताएं बाजार में हमेशा विद्यमान रहती हैं किसी न किसी रूप में। कोरोना तो मान लीजिए एक प्रत्यक्ष आपके सामने उदाहरण आ गया। तो उस अनिश्चितता की स्थिति में जो जोखिम लेता है तो वही लाभ भी पाता है और वही भाई नुकसान भी उठाता है, जाहिर सी बात है ना। तो अनिश्चितता जितनी ज़्यादा है जोखिम उतना ही ज़्यादा है। तो इसलिए इन सारे साधनों को एक्टिव बनाने का काम उद्यमी करता है। शुरू में प्रारंभिक स्थितियों में पूंजीपति और उद्यमी दोनों एक ही हुआ करते थे। जिनके पास पूंजी थी वही उद्योग लगा देते थे, बात खत्म हो गई। और हमको लगता है यही कारण था कि उनको हिस्सा भी ज़्यादा मिलता था उत्पादन का, क्योंकि वो पूंजी वाला भी हिस्सा लेते थे और उद्यमी वाला भी हिस्सा लेते थे। तो सबको देखने में लगता था कि अरे 100 रुपया पैदा होता है तो 70 तो पूंजीपति ही ले लेता है, 30 ही में बाकी लोग बांटते हैं। इसका मतलब पूंजीपति बड़ा शोषण कर रहा है। सच्चाई यह है कि पूंजीपति 70 रुपया केवल अपना नहीं ले रहा था, अपने ब्याज का, पूंजी का ब्याज ले रहा था और अपने रिस्क का भी तो लाभ वही लेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो। और अब क्या है कि उद्यमी कोई और रहता है, पूंजी कोई और लगाता है, तो वह चूंकि बट जाता है इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा वह, और सब कुछ पहले से ही ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है कि आपको आपकी कैपिटल का ये हिस्सा मिलेगा, उसमें ये भी तय है कि आपको ब्याज मिलेगा, कि आपको डिविडेंड मिलेगा, किस नेचर का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि अब तो पूंजी बाहर से आती है, कोई भी उसमें पूंजी लगा सकता है। शेयर खरीद करके किसी कंपनी के आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं। शेयर का मतलब क्या हो गया कि आप भी उसके हिस्सेदार हो गए ना, भले वो हिस्सा चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन हिस्सेदार तो आप है ही। तो इसलिए उत्पादन की जो साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और संगठन जिनको आप कहते हैं, ये सब उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इनका हिस्सा भी होना चाहिए। तो इसलिए इनके हिस्से के निर्धारण के लिए अलग से वितरण के सिद्धांत बनाए गए, जिसमें भूमि को लगान दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी दी जाती है, साहसी को लाभ दिया जाता है। तो इस तरह से सबका हिस्सा उसमें निर्धारित और सबको हिस्सा उत्पादन में उनके योगदान के बराबर, जिनको आप सीमांत उत्पादकता कहते हैं, उसके आधार पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साधन समान रूप से उपयोगी है, हर साधन की कार्यकुशलता समान ढंग की है, हर साधन की उत्पादकता एक जैसी है, हर साधन एक जैसा उपयोगी है। इसलिए हर साधन को बराबर मजदूरी मिले या उसका पुरस्कार मिले यह आवश्यक नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। जब आप समानता की बात करते हैं कहीं भी, वैसे भी आप ये टेक्निकलिटी भी जानें कि जब आप कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, तो समानता का मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि सबको एक बराबर पैसा मिलना चाहिए। समानता का मतलब ये होता है जैसे इक्विटी और इक्वालिटी, दोनों में अंतर है। इक्वालिटी का मतलब 10-10 रुपया सबको दे दिया गया बराबर बराबर, लेकिन इक्विटी का मतलब ये है कि जो जिस लायक है उसके हिसाब से आवंटन होना चाहिए। इन्होंने अगर MA PhD किया है तो इनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। आप हाई स्कूल पास हैं तो क्या दोनों को 100 रुपये मिलना चाहिए? इस पर तो आप नहीं तैयार होंगे ना समानता के नाम पर। तो समानता का मतलब कि समान योग्यता के लोगों में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि MA PhD ये हैं तो इनको उसी काम के लिए 2000 रुपया दीजिए और इनको उसी काम के लिए 500 रुपया दीजिए, ये गड़बड़ है। लेकिन अलग अलग योग्यता के लोगों को अलग अलग भुगतान करना ये असमानता नहीं है, ये वास्तव में इक्विटी है। ये क्या है? ये इक्विटी है कि ये समता ही है, भाई जो जिस लायक है उसको उसके हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, यही ना। तो इस तरह से अब जो ये उत्पादन के साधन हैं, आपने देखा कि इनमें सब में कार्यकुशलता एक जैसी नहीं होती, सबकी उत्पादकता एक जैसी नहीं होती।
तो सबको कुल उत्पादन में हिस्सा इनको जो मिलता है वो इनकी योगदान के हिसाब से मिलता है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसको जानने के लिए हम सीमांत उत्पादकता का प्रयोग करते हैं। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि जितना आप सीमांत उत्पादकता के बराबर ही मजदूरी तय होती है। आगे हम लोग विस्तार से जब वितरण का सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अब जो उत्पादन साधन हैं या ये उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात तो आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण क्या है? एक साधन की कार्य कुशलता और दूसरा साधन का प्रयोग अनुपात। किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में, किसी भी जगह उत्पादन ज़्यादा होगा या कम होगा, वो पहला किस पर निर्भर करता है? साधन की कार्य कुशलता पर। देखो मात्रा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल मात्रा का संबंध उत्पादकता से नहीं है। जैसे अगर तुम भारत और जापान की तुलना करो तो भूमि जापान में ज़्यादा है कि भारत में ज़्यादा है? अरे ज़्यादा नहीं है, 25-50-100 जापान भारत में समा जाएगा, इतना अंतर है दोनों के साइज में। कितना बड़ा जापान है ये, नक्शे में देखो। हाँ, तो इसका, लेकिन जापान तमाम विकसित देशों की श्रेणी में है और हम दूर तक कहीं नहीं है। अगर साधन होने से ही ऐसा होता कि कोई विकसित और अविकसित होता, तो विकसित कौन होता? फिर हम होते कि जापान होता? जापान की भूमि भले बहुत कम है, लेकिन उसकी उत्पादकता, उसके पास भले जनसंख्या कम है, लेकिन उसके श्रमिकों की कार्य कुशलता हमारे आपके 125 करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा है। जैसे ज़्यादा संख्या का क्या मतलब है? तुमको एक उदाहरण देता हूं, मेरे को इसको ब्लैक बोर्ड पर दिखा दे। तुमको दिख रहा है? ये देखो, ये तुमको चित्र दिखा रहे हैं, दिख रहा है नहीं? यहां मान लो ये लेबर क्या है, यहाँ है उत्पादन आउटपुट, और यहाँ है लेबरर यानी श्रमिक न उत्पादन श्रम। ठीक, यह तुम्हारा कुल उत्पादन का चित्र है, ऐसे होता है। ये अधिकतम उत्पादन है जितना हो सकता है, इसके लिए वो L1 श्रम की आवश्यकता है। मान लो 10 घंटे के श्रम की आवश्यकता है, 10 घंटे का श्रम अगर लग जाए तो इतना अधिकतम उत्पादन ये तुमको है, इतना Q L1 तुमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये L1 जो श्रम है, यानी 10 घंटे का श्रम जो है, अगर मान लो 10 घंटे है, तो 10 घंटे का श्रम यह है, ये OM1 लोग भी मिलकर के पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 लोग हो गए, 2-2 घंटा काम करते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या यही कितने लोग मिल कर सकते हैं? 10 लोग 1-1 घंटा सब लोग काम करें, है ना? इसका मतलब जापान में 5 ही लोग उतना उत्पादन कर दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे कितने लोग लगे? 10 लोग। और इसमें काम वास्तव में 5 ही लोग कर रहे हैं, बाकी 5 लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ लगे हुए हैं, और इनको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार लोग। कैसे लोग हैं ये रोजगार में हैं तो, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बिग जीरो है। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको? प्रच्छन्न। तो इतने लोग ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, काम में लगे तो हैं, बट देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज जीरो। इनकी सीमांत उत्पादकताएं कैसी हैं? शून्य, कुछ ऐड नहीं कर रहे। खास करके एग्रीकल्चर में अगर तुम देखो, अपने घर में अगर देखो, तो तुम अपने घर में ही देखो, तो अगर घर में 5-7 लोग हैं, तो क्या सभी लोग खेती में बराबर काम कर रहे हैं? 1-2 लोग तो जाते ही नहीं होंगे खेत में देखने ना।
तो क्या वो खा नहीं रहे हैं घर में जो पैदा हो रहा है? तो वो खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि वो कर कुछ नहीं रहे लेकिन खा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में अगर सीमांत उत्पादकता के हिसाब से बंटवारा हो रहा होता तो वो घर में खाना ना पाते, सीधी सी बात है। क्यों पा जा रहे हैं? क्योंकि कृषि में और हमारे संस्कार में बंटवारा सीमांत के आधार पर नहीं, औसत के हिसाब से हो जाता है। जितना उत्पन्न होता है घर में जितने लोग हैं सब लोगों में क्या होता है? बांट दिया जाता है। तो उसमें ऐसे लोग भी खा लेते हैं जो उत्पादन में कुछ नहीं करते। और करना न करना क्या, कृषि में तो ये तय ही नहीं हो सकता है कि किसने क्या किया। जैसे खेत में सिंचाई हो रही थी तो मशीन आप गए चलाकर चले आए, आधे घंटे में आपने छोटे भाई से कहा दौड़ के देखा हो कहीं लाइन, कहीं पाइप कटी तो नहीं है, गया वो दिखाया पाइप सही है। थोड़ी देर बाद तीसरा कोई चला गया खेत में, दिखाया कि हर जगह पानी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, काम पूरा हो गया। अब ये कैसे तय हो कि किसने कितना काम किया? यद्यपि माप लेना भी एक बड़ी चुनौती है कि कृषि में कौन कितना कार्य कर रहा है। तो कृषि में कार्य वास्तव में देखा जाए तो किसी व्यवसाय के रूप में नहीं, यह पारिवारिक अपनेपन के हिसाब से होता है। आप ही कह देते हैं बड़े भाई से, अच्छा आप बैठिए हम उस खेत का काम करके आ रहे हैं, तो वहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है, वहाँ उद्योग नहीं चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? पारिवारिक संस्कार निभाया जा रहा है, सच पूछे। इसलिए एग्रीकल्चर वास्तव में यह क्या है? यह एक हमारी कल्चर है शुद्ध रूप से, यह खेती नहीं है, यह हमारी संस्कृति है। इसलिए एग्रीकल्चर को हिंदुस्तान में बहुत हालांकि हम वह सम्मान नहीं मिला खेती को जो सम्मान मिलना चाहिए। अगर कायदे से खेती को सम्मान मिला होता सिद्ध हिंदुस्तान में, दो चीज़ें हिंदुस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक परिवार और एक खेती, कृषि। अगर इन दोनों को ईमानदारी से पूरा सम्मान मिला होता, अर्थात गांव को अगर सम्मान मिला होता, अगर हम और उसको एक तरह से एक्सटेंड करें तो अगर गांव को सम्मान मिला होता तो देश की शक्ल आज दूसरी होती। जैसे अगर शुरू से गांव पर लोकल फोकस, जैसे आज लोकल को वोकल बनाने की बात है, ग्लोबल बनाने की बात है, आज जो नारा है ना, हम इस नारे वाले पर नहीं जा रहे हैं। ईमानदारी से अगर जो जहां था, जैसे गांव में जो गांव आपका है, आपके गांव को ही अगर जब से देश आज़ाद हुआ तब से ईमानदारी से उस गांव में गांव के अनुरूप सुविधाएं और गांव के लोगों के अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा करके अगर लोगों को गांव में रोक दिया गया होता तो आज जो पर्यावरण की समस्या है, आज जो इतने बड़े पैमाने पर आप देखते हैं बेरोजगारी की समस्या है, इतने बड़े पैमाने पर आज आप देख रहे हैं प्रदूषण की समस्या है, ये सब खत्म हो जाती। शहर इसलिए भीड़ में बदल गए और प्रदूषित हो गए कि गांव में लोगों के लिए कोई स्रोत नहीं था तो मजबूरी में आना पड़ा, और गांव इसलिए उजाड़ खंड हो गए कि कोई गांव में बचा ही नहीं। और जो लोग शहर निकले नौकरी करने के लिए 90% लोग वापस नहीं गए, तो शहर में भीड़ हो गई, अनवांटेड लोग शहर में ज़्यादा हो गए और गांव में ज़रूरत के लोग खत्म हो गए। और शहर में भी आकर के वो बहुत सुखी नहीं है। शहर में भी वो पता चला कि नाले के ऊपर ही सो रहे हैं, रात में अपने रिक्शे पर ही सो जाते हैं, मूंगफली का खोमचा लगाते हैं तो किसी तरह से पेट भरता है। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि वो गांव में वह भी करने की स्थिति उनके पास नहीं है, इसलिए चले आए। उनको अच्छा नहीं लग रहा है आकर के, लेकिन वो विकल्प नहीं है। इसलिए अगर एक गांव के यूनिट को हम डेवलप किए होते बजाय शहर को विकसित करने के, तो शहर की ज़रूरत ही क्या पड़ती हमको। जैसे कोई जौनपुर में आकर के घर बनाए, उससे बेहतर है कि अगर आपके गांव में आपको लाइट, सड़क, बढ़िया स्कूल, बढ़िया बाजार, मॉल वहीं मिल जाए, तो जौनपुर आने की क्या ज़रूरत है आपको भाई? जौनपुर में ऐसा क्या है? इसीलिए तो हम आ रहे हैं।
और हर गांव में अगर ये सुविधा हो जाती तो हर गांव जहां रहता वहीं अब उस गांव का उत्पादन वहीं बिकता, वहीं अवसर उत्पन्न होते, लोग वहीं से खरीदना चाहते, तो खेती भी उसी हिसाब से बढ़ती, रॉ मटेरियल भी उसी हिसाब से उत्पन्न होता, जो लोग हैं उनको काम भी वहीं मिल जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, वास्तव में बहुत गहराई से उसको स्वीकार करना चाहिए था। बड़े उद्योग, बड़ी सुविधाएं भी अनिवार्य हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब आपको तेज़ी से विकास करना होता है तो फिर आप बहुत रूरल लेवल पर इंटरनेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आपको बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए। उसको आपको औद्योगिक क्षेत्र बना करके विकसित करना चाहिए था, शहर नहीं, ध्यान दीजिएगा, शहर बनाकर नहीं, औद्योगिक क्षेत्र बना करके। जैसे सतहरिया आपने बनाया तो यहाँ आपने इफ्को बनाया, या आपका जैसे हिंडाल्को है आपका, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं है, बड़ा उद्योग है, उसके लिए ज़रूरत भर के सामान है, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनके लिए मॉल, उनकी सुविधाएं, बस खत्म बात। तो इस तरह के शहर की ज़रूरत अनायास किसी को आकर बसने की नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है, और परिवार इतना इम्पॉर्टेंट है, आपसे बताएं कि सामाजिक सुरक्षा या कल्याण कार्यक्रमों में जितना पैसा विकसित देश खर्च करते हैं, अमेरिका जैसे देश, उसका बहुत मतलब अंश मात्र भी हम नहीं खर्च करते, और हम खर्च भी करते हैं तो हमारे वितरण के सिस्टम में इतने लूपहोल हैं कि सही व्यक्ति तक वो पहुंचता नहीं है, वो बीच में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो हम कहने को भले खर्च करते हैं, लेकिन जो हमारा अंतिम टारगेट व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुश्किल से पहुँच पाता है। इसके बाद भी जितना सुरक्षित हमारे आपके यहाँ बच्चे और बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है? जो आश्रित लोग हैं उन्हीं की सुरक्षा ना। तो सुरक्षा आश्रित कौन है? बच्चे आश्रित हैं, बुजुर्ग आश्रित हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे और बुजुर्ग जितने सुरक्षित हैं उतने सुरक्षित पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, यद्यपि हमारे यहाँ बच्चे बुजुर्गों पर किया जाने वाला खर्च न्यूनतम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे और बुजुर्ग दोनों को हम अपने संस्कार की वजह से संपत्ति के रूप में पालते हैं, उनको बोझ के रूप में नहीं पालते हैं। हम बच्चे को तो हमारे यहाँ ऐसा है कि बच्चा कमाने लगता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप तब भी उसको बच्चा ही कहते हैं, नहीं कहते। और बाबा दादा आपके चाहे इतने बुजुर्ग हो जाएं, 70, 80, 90 साल के, कभी भी कोई भी गलती से भी उनके सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं करता। रेयर, हर जगह भाई एक्सेप्शंस हैं, कहीं न कहीं लोग माँ बाप को नहीं भी मान रहे होंगे, बाबा दादी की सेवा नहीं भी कर रहे होंगे, इट्स ओके। लेकिन 90% केसेज में तो लोग कर रहे हैं ना। 10% आप लोग ही अगर अपने आसपास सर्वे करेंगे तो एक आध परिवार मिलेंगे, हो सकता है, जो माँ बाप को बेइज्जत करते हों या सम्मान न करते हों, लेकिन ज़्यादातर तो कर रहे हैं। तो हमको इस परिवार को, इस संस्कार को, और ख़ास करके जो हमारी विवाह की संस्था है, इसको, यह दुनिया में सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक अगर कोई चीज़ है समाज में तो वो विवाह की संस्था है। इस पर बहुत कानून, बहुत विवाद, बहुत इसकी अच्छाई बुराई पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ 90 हैं, हो सकता है 10 बुराई हो। इसका विकल्प कोई भी ले आएंगे, उसमें 90 बुराई होगी, अच्छाई कितनी होगी? 10 होगी। और वैसे भी एब्सोल्यूट अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता, और एब्सोल्यूट बुरा भी दुनिया में कुछ नहीं होता। हर चीज़ आप जो विकल्प में लाएंगे उसमें अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। लेकिन इस संस्था में टेस्टेड है सदियों से कि इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और बुराई कम है, और उस बुराई को हम अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसी बुराइयां हैं जिनको दूर भी किया जा सकता है, ऐसी बुराई नहीं है कि वो दूर ही नहीं हो सकती। तो इसलिए उत्पादन साधन का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस साधन की कार्य कुशलता का ज़्यादा होना जरूरी है। यानी श्रमिकों का ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, कुशल श्रमिक का ज़्यादा होना जरूरी है। तो जापान के पास कम संख्या है लेकिन कुशल है, हमारी ज़्यादा संख्या है लेकिन कैसी है? अकुशल है। ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि किस अनुपात में साधन लगे हैं, उसे भी उत्पादकता तय होती है।
कि ज़्यादा श्रम लगा है कि ज़्यादा पूंजी लगा है। श्रम प्रधान जब अगर उत्पादन हो रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी, पूंजी प्रधान एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है तो उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होगी। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारक हैं जो उत्पादन को, जैसे प्राकृतिक संसाधन है उनकी उपलब्धता कैसी है, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता कैसी है, पर्यावरण की स्थिति क्या है, सरकारी नियम और कानून कैसे हैं ना। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो तय करते हैं कि उत्पादन ज़्यादा होगा या उत्पादन कम होगा। तो इस तरह से, और जो सापेक्षिक महत्व है संसाधनों का, तो मैंने आपसे कहा कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये वास्तव में इसमें किसी के महत्व को ना आप ज़्यादा कह सकते हैं ना किसी को आप कम कह सकते हैं। सबका इम्पोर्टेंस है, लेकिन अकेले किसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सब मिलकर के ही उत्पादक हो सकते हैं, अकेले कोई भी उत्पादन किया नहीं जा सकता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के संबंध में आपको बेसिक जानना चाहिए था। इसके बाद अब हम लोग इसके उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि उत्पादन के सिद्धांत की व्याख्या कैसे की जाती है। तो उत्पादन के सिद्धांत में या थियरी ऑफ प्रोडक्शन में हम उत्पादन फलन पढ़ते हैं। उत्पादन फलन में फिर हम उसमें तमाम तरह का उत्पादन फलन पढ़ते हैं। क्या होगा जब केवल एक साधन बदलेगा, क्या होगा जब सभी साधन बदलेंगे, ठीक है, उनको हम किस नाम से जानेंगे, किसे हम पैमाने का प्रतिफल कहेंगे, किसे हम अनुपात का नियम कहेंगे, और फिर समुत्पाद वक्र या उत्पादक संतुलन में कब होगा। तो जैसा हमने उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा पीछे, उसी तरह उत्पादक का संतुलन भी पढ़ेंगे। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा वैसे ही आइसो प्रोडक्ट कर्व पढ़ेंगे, और सारी व्याख्या वो इंडिफरेंस कर्व से मिलती हुई आप देखेंगे। सिर्फ नाम बदलेगा, वहाँ एक्स और वाई हमने वस्तुओं का नाम रखा था, यहाँ कैपिटल और लेबर साधन हो जाएंगे बस। तो यह सामान्य बात रही जो हम लोगों को एक तरह से मुख्य अध्याय पढ़ने के पहले जानना चाहिए था। हम लोग विनिमय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर बाजार में वस्तु बेची या खरीदी जाती है। उपयोग मूल्य का मतलब जो उसे आप महत्व प्रदान करते हैं। हर वस्तु का उपयोग मूल्य अलग होता है, विनिमय मूल्य अलग होता है, लेकिन दोनों में वृद्धि जरूरी है उत्पादन होने के लिए। मूल्य ही बहुत ज़्यादा हो जाए किसी वस्तु का, लेकिन किसी को उसमें कुछ उपयोगिता ही समझ में ना आए तो बाजार में नहीं बिकेगी। उपयोग बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसके मूल्य में कोई अगर वृद्धि नहीं हुई विनिमय मूल्य में, तब भी उत्पादन नहीं है। तो उत्पादन तब होता है जब विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य में दोनों का सृजन होता है, आप कह सकते हैं। और वो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, स्थान बदल करके, स्वभाव बदल करके, ठीक है, रूप बदल करके। मिट्टी है, मिट्टी तो है ही है, लेकिन मिट्टी में क्या, आपने मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो मिट्टी का केवल रूप आपने बदला और कुछ नहीं किया है। अब वो घड़ा लेकिन उपयोगी हो गया और उसका मूल्य भी बढ़ गया, तो उत्पादन हो गया। लकड़ी जंगल में पड़ी है, आप उठा कर लाए उसको बाजार में रख दिए, तो आपने सिर्फ स्थान बदला, तो जंगल में बिना पैसे की बिक रही थी, अब यहाँ क्या हो गई, वहाँ कोई लेने वाला नहीं था, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं जिनके लिए उपयोगी है, तो दाम भी बढ़ गया और उपयोगिता नहीं। नमक का निर्माण क्यों? नमक तो शुद्ध रूप से उत्पादन है। किसी चीज़ का आप निर्माण करते हैं तब तो उत्पादन है ही। पहले तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन निर्माण को उत्पादन कहा ही था। ये तो बाद में जोड़ दिया गया कि केवल निर्माण उत्पादन नहीं है। अगर आप उपयोगिता सृजित कर देते हैं किसी वस्तु में, है पहले से, और या उसका मूल्य बढ़ा देते हैं किसी कारण से, तब भी उसे हम उत्पादन कहेंगे। और असली उत्पादन उसी को कहेंगे जिसमें उपयोगिता का सृजन होता हो और मूल्य में वृद्धि होती हो। आप उसका महत्व बढ़ा दीजिए। जैसे मिट्टी थी, कोई नहीं ले रहा था, आपने घड़ा बना दिया, उपयोगी हो गया। लकड़ी जंगल में पड़ी थी, कोई नहीं ले रहा था, आप उठा के लाए शहर में रख दिए, तो अब उसकी उपयोगिता क्या हुई, बढ़ गई। बस ये उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का मतलब यही है। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, भाई कल पढ़ेंगे।